आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी इस स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। महाकवि प्रसाद की कामायनी की इन पंक्तियों के साथ मैं साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज के उस विमर्श का आरंभ करना चाहता हूँ जो इस वैवाहिक मौसम के सर्वाधिक अनुकूल है। इस बार क्षितिज ने आदर्श दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य जीवन के आदर्श विषय को अपने विमर्श का विषय बनाया है। भारतीय जीवन, समाज, संस्कृति और परंपरा में दाम्पत्य जीवन का विशेष महत्व है। दाम्पत्य शब्द दंपति से निकला है। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी, और पति पत्नी का संबंध वैवाहिक संस्कार के द्वारा सुदृढ़ किए जाते हैं या स्थिर किए जाते हैं। और जो नर नारी वैवाहिक संबंध सूत्रों के द्वारा जीवन में एक साथ प्रवेश करते हैं और जीवन यापन करते हैं, उनके इस संबंध को ही दाम्पत्य संबंध या दाम्पत्य जीवन कहते हैं। देखने की बात है कि ईश्वर ने या प्रकृति ने जब नर नारी को बनाया होगा या इस सृष्टि पर जब से नर नारी का प्रादुर्भाव हुआ होगा, दोनों के बीच एक सहज शारीरिक आकर्षण रहा ही होगा। दोनों एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित हुए होंगे और उनके भीतर जो काम की या यौनेच्छा की सहज प्रवृत्ति है वह प्रबल हुई होगी। और फिर तत्पश्चात युवा नर नारी एक वैवाहिक संस्कार और रस्मों के माध्यम से एक होकर जीवन में अग्रसर होते रहे, और इस प्रकार सृष्टि का यह क्रम आगे बढ़ता रहा। भारतीय चिंतन और जीवन में प्रथम दंपति के रूप में शिव और पार्वती की ख्याति है। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंशम महाकाव्य में इस बात की ओर संकेत किया, वागार्था विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यानी पार्वती और शिव को हिंदू या भारतीय समाज ने प्रथम दंपति के रूप में स्वीकार किया। और यही कारण है कि आज भी जब हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं या वैवाहिक संस्कारों को परिणति देते हैं तो शिव और पार्वती का विशेष स्मरण होता है। तत्पश्चात राम और सीता का दाम्पत्य जीवन, कृष्ण और रुक्मिणी का दाम्पत्य जीवन, सती अनुसुईया और सत्यवान का दाम्पत्य जीवन, यानी इस रूप में भारतीय समाज में दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन की परंपरा का आरंभ हुआ। नर नारी के जीवन का एक उद्देश्य होता है इस सृष्टि का विकास करना, इसे गति देना, इसे अग्रसर किए रखना, जीवंत बनाए रखना। और इस क्रम में नर नारी के मिलन से संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन यह संतान विधिवत दंपति के माध्यम से प्राप्त हो तभी वह समाज द्वारा स्वीकृत होता है, अथवा उस पर अवैध संतान का ठप्पा या मुहर लग जाती है। पौराणिक पृष्ठभूमि में वेदों में, उपनिषदों में, अन्य ग्रंथों में
दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक संस्कार का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन ने दाम्पत्य जीवन या पति पत्नी के जीवन को ज़्यादा सुखमय, आनंदमय और संतुलित बनाने के लिए ही उसने अपने ग्रंथ कामसूत्र की रचना की। तो इस रूप में हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन मानव समाज का वह जीवन है जिसमें दो नर और नारी सामाजिक स्वीकृत नियमों, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार वैधानिक ढंग से आपस में पति पत्नी का जीवन जीने के लिए अधिकृत होते हैं। इस बार क्षितिज ने इस विषय को अपने विमर्श का विषय बनाया है। मैं उन तमाम साहित्यकार मित्रों और विद्वानों का इसमें साथ चाहता हूँ। हिंदू जीवन में 16 संस्कारों की चर्चा होती है और उन संस्कारों में विवाह नाम का संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। इसके माध्यम से ही नर नारी दंपति के रूप में स्वीकृत होते हैं या सुखमय दाम्पत्य जीवन का आरंभ करते हैं। हमारे ऋषियों ने 4 आश्रमों की कल्पनाएं की हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, ये 4 आते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत एक युवक गुरुकुल में अध्ययन करता है, मनन करता है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है और फिर स्नातक बनकर वह किसी योग्य युवती से वैवाहिक संबंध स्थापित कर या विवाह संस्कार के बंधन में बंधकर दाम्पत्य जीवन का आरंभ करता है और इसी क्रम में वह संतानोत्पत्ति कर इस सृष्टि के क्रम को भी आगे बढ़ाता है। इन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वह स्थिति है जहाँ से सृष्टि का क्रम या सृष्टि की बेल आगे बढ़ती है। गृहस्थ ही अन्न पैदा करते हैं, गृहस्थ ही समाज में व्यवस्था स्थिर रखते हैं और इस कारण दंपति का जीवन जो होता है वह एक पवित्र और ऊर्जा प्रदान करने वाला जीवन होता है। वह सृष्टि को गतिशील करता है, वह समाज को गतिशील करता है और वह कहें कि इस विकास क्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। दाम्पत्य जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, या एक सुखी और सफल और संतुष्ट दाम्पत्य जीवन अगर किसी को जीना है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। एक दंपति को संयमित, संतुष्ट, संवेदनशील, संकल्प युक्त, सक्षम और समर्पण युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर उनके जीवन में इन गुणों का अभाव है तो निश्चित रूप से उनका दाम्पत्य जीवन असफल होगा, कष्टमय होगा। भारत सरकार ने भी सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए या पति पत्नी के बीच की यह सामाजिक गाड़ी संतुलित ढंग से चलती रहे, इसके लिए उसने कुछ वैधानिक नियम बनाए हैं और सन 1955 में हिंदू विवाह कानून सामने आया। 1965 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया। 1956 में हिंदू दत्तक एवं अनुरक्षण अधिनियम कानून आया। सन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम सामने आया।
तो इस प्रकार भारत सरकार ने इस दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़, संतुलित और सुखमय बनाए रखने के लिए, शोषण विहीन बनाए रखने के लिए उसने समय समय पर संविधान के अंतर्गत नियमों का, कानूनों का प्रावधान किया, जिससे दाम्पत्य जीवन विधिवत या विधि सम्मत चलता रहे। यह ध्यान देने की बात है कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज में विवाह नामक संस्था आ चुकी थी और तब से इसने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अनेक पहल की। ऋषियों ने, महर्षियों ने उसके लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए, लोकाचार बनाए, शिष्टाचार बनाए। और यही कारण है कि पहले जो वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन था वह ज़्यादा ही संतुलित था, कारण कि लोग गुणों पर ध्यान देते थे। कहा गया है कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं। लेकिन आधुनिक युग में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब गुणों की अपेक्षा चमड़ी और उसके रंग को महत्व दिया जा रहा है। भौतिक चमक दमक और उपलब्धियों पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। यही कारण है कि आज प्रायः भारत सहित विश्व के अन्य देशों में भी दाम्पत्य जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छनहि रुष्टा छनहि तुष्टा की स्थिति में दंपति अपना जीवन जी रहे हैं और यही कारण है कि वे अस्थाई और सुखमय दाम्पत्य जीवन की जगह तलाक आदि या परस्पर विच्छेद जैसे जीवन के अभिशाप को झेलने को विवश हो रहे हैं। पश्चिमी देश जहाँ भौतिकवादी सभ्यता की प्रबलता है, वहाँ इस तरह का संकट और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बनिस्पत भारतीय समाज की जो संरचना है वह हमारे शास्त्र, पुराण, संस्कार और लोक जीवन से संबलित हैं। यही कारण है कि आज भी भारतीय समाज में वैवाहिक संस्था ज़्यादा सफल और सुदृढ़ है। बावजूद इसके भौतिक विकास और आधुनिक चिंतन ने युवा पीढ़ी की अतिशय गतिशील मनोदशा ने अनेक तरह की परिस्थितियां ऐसी पैदा की हैं जिसके चलते दाम्पत्य जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पैसों के लिए, शारीरिक सौंदर्य के लिए और अपने मन की मौज के लिए आज वैवाहिक संस्थाएं कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। तलाक की समस्या बढ़ रही है, तनाव की समस्या बढ़ रही है, दंपति के बीच परस्पर कलह की स्थिति बढ़ रही है। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा बौद्धिक नहीं थे, तो उनका विवेक ज़्यादा महत्व रखता था, वे ज़्यादा विवेकशील थे और यही कारण है कि वे शाम की अपेक्षा काम को महत्व देते थे। शादी विवाह के निर्णय प्रायः अभिभावक या माता पिता लिया करते थे और फिर जो वे निर्णय ले लेते थे वही निर्णय लड़के लड़कियों के लिए मान्य भी होता था। पहले इतना खुलापन नहीं था, लड़के तो लड़की को नहीं ही देख पाते थे, अभिभावक ही देखते थे और कई बार ऐसा होता था कि काफ़ी लंबा लड़का, काफ़ी छोटी लड़की, काफ़ी आकर्षक लड़की और बहुत सामान्य सा लड़का, बावजूद इसके उनकी आपसी समझ इतनी संतुलित होती थी कि वे अपने संबंध की गाड़ी को सुख और संतोष के साथ आगे बढ़ाते चलते थे। लेकिन आज के इस क्षणवादी युग ने मनुष्य की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को ज़्यादा ही संकीर्ण बना दिया है, या कहें कि उन्हें ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना दिया है। यही कारण है कि आज के युग में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। अब
एक समस्या तो हो गई है लिव इन संबंध की, यानी बिना शादी के ही लड़के लड़कियां एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और कई बार उनसे संतानें भी पैदा होती हैं। इसके अतिरिक्त अप्राकृतिक यौनाचार, यानी कहें कि समलिंगी यौन संबंध, और संयोगवश इस लोकतंत्र के ज़माने में, आधुनिक चिंतन और मानवाधिकार के युग में न्यायालयों ने भी इसे स्वीकृति दे दी है। मैं संकेत करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह को वर्ष 2001 में नीदरलैंड ने अपने यहाँ कानूनी मान्यता दे दिया था, और तब से लेकर अब तक दर्जन से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। भारतवर्ष में भी मानवाधिकार पर कार्य करने वाले या बहुत ऐसे लोगों ने कई बार अदालतों की शरण ली है और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए आवेदन दिए हैं, मामले दर्ज कराए हैं। लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंध को अनैतिक या गैर कानूनी तो नहीं माना है, लेकिन उसने समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी है। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशन, यानी विवाहपूर्ण परस्पर जीवन व्यतीत करने के मुद्दे को गैर कानूनी या अनैतिक नहीं माना है। उसने यह भी कहा है कि अगर लंबे समय तक अविवाहित युवक और युवती भी साथ रहते हैं तो वे विवाहित के समतुल्य ही माने जाएंगे। तो इस तरह की बातें भारतवर्ष में भी हो रही हैं, लेकिन लब्बो-लुआब यह है, या हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति समाज में एक तरह की अराजकता की स्थिति पैदा करेगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो जिम्मेदारी का होता है। जहाँ दाम्पत्य जीवन में या पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने को कटिबद्ध होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, और हमारे यहाँ तो विवाह को दो आत्माओं का मिलन भी माना गया है, और यह भी माना गया है कि यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है या 7 जन्मों का संबंध होता है, और प्रतीक रूप में 7 फेरे होते हैं। इसके साथ पत्नी को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और पति को, यानी युवक को, बहुत सारे कर्तव्यों से बंधना पड़ता है। तो वैवाहिक संस्था या दाम्पत्य जीवन भारतीय समाज में एक अनुशासन या दायित्व का भी पाठ पढ़ाता है। वहाँ से नर नारी में दायित्व की शुरुआत होती है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है। लेकिन लिव इन रिलेशन में इस तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है, कोई कानूनी अड़चन नहीं होती है। न वहाँ तलाक की समस्या है, यानी जिस दिन चाहे उस दिन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, और इस बीच अगर एक कोई संतान भी उत्पन्न हो गई है तो उसका पालन पोषण कौन करे, उसकी जिम्मेदारी कौन ले, और उस संतान की मानसिक दशा क्या होगी, इस पर लोग विचार नहीं करते। तो लिव इन रिलेशनशिप एक तरफ जहाँ मन की उमंग, उड़ान और पसंद को तरजीह देता है, वहीं पर हमें दायित्वहीन भी बनाता है, समाज के प्रति हमें गैर जिम्मेदार बनाता है, और अगर कोई संतान भी है तो उसके प्रति हमें क्रूर बनाता है। उसी प्रकार जो समलैंगिक यौन संबंध हैं वे एक प्रकार के कहें कि असामान्य आचरण है। प्राकृतिक दृष्टि से या प्रकृति ने नर और नारी को एक दूसरे के लिए पूरक बनाया है, लेकिन
एक प्रकार से कहें कि मानसिक विकृति या रुचि वैचित्र जो है वह मनुष्य को इस तरह के असामान्य कार्यों की असामान्य गतिविधियों की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, वे दंपति के रूप में आपस में रहते हैं, यौन संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन नर नारी के मिलन से जो एक संतान की प्राप्ति होती है, जो इस सृष्टि की बेल को अग्रसारित करती है, वह वहाँ संभव नहीं है। यानी एक प्रकार से कहें कामेच्छा या शरीरेच्छा या हमारे मन की जो विकृत भावना है उसको भले ही प्रश्रय मिल जाता है, लेकिन उससे किसी स्वस्थ सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति जो जीवन के स्वस्थ मूल्यों और आदर्शों पर आधारित है, वह इस तरह के प्रचलनों को कभी भी लोक स्वीकृति नहीं प्रदान करता। अलग बात है कि भौतिक युग की समृद्धि ने, विकास ने मनुष्य के चिंतन की दिशा को, मनुष्य के मन को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया है, लेकिन हम सामान्य तौर पर आज भी उस अपवाद को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। एक कहावत चलती है कि मैरिजेज आर सेटल्ड इन द हेवन एंड परफॉर्म्ड ऑन द अर्थ। हमारी मान्यता तो यह है कि पति और पत्नी की जोड़ी विधाता के द्वारा ही बनाई जाती है और माता पिता या अभिभावक इस धरती पर उसे कार्य रूप देने के लिए या उसे व्यवहार रूप देने के लिए प्रयास करते हैं। फिर एक और कहावत चलती है कि मेन फॉर द माइंड एंड वीमेन फॉर द हार्ट, मेन फॉर द फील्ड एंड वीमेन फॉर द हर्थ। यानी पुरुष जो होता है वो मस्तिष्क प्रधान होता है और स्त्रियां जो होती हैं वह हृदय की संवेदना का विषय होती हैं। और यह भी कहा कि पुरुष जो है वह रण क्षेत्र या बाहर का कार्य करने के लिए सक्षम होता है, लेकिन स्त्रियां चूल्हे चक्की या चूल्हे चौकी तक ही सीमित रहने वाली होती हैं। यह पुरानी बातें हैं, पुरानी कहावत हैं। आज यह मिथक टूट चुका है। स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे विमान उड़ाने से लेकर रेलगाड़ी चलाने तक और ट्रक चलाने तक का कार्य निभा रही हैं। वे सेना में उच्च पदाधिकारी से लेकर और भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा में ऊंचे पदों पर भी काम कर रही हैं। और पुरुष भले ही पहले से उनका वर्चस्व रहा है, लेकिन स्त्रियां आज उनकी इस अर्थ में भी सहगामिनी हो गई हैं। तो क्षितिज ने जिस आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात की या दाम्पत्य जीवन के आदर्श की बात की, उन आदर्शों में भी अब बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं। बहुत सारी पुरानी मान्यताएं खंडित हो रही हैं और उसकी जगह नई मान्यताओं का जुड़ाव हो रहा है। तो आज का दंपति अगर 50 वर्ष पहले की दंपति की भूमिका में जीना चाहे तो यह संभव नहीं है। आज वे सामाजिक संस्कार और सामाजिक रीति रिवाज भी संभव नहीं है। आज से 40-50 वर्ष पहले शादी विवाह में सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की होती थी, माता पिताओं की होती थी। युवक और युवती की जिम्मेदारी मात्र इतनी होती थी कि जहाँ विवाह तय हो जाएगा वहाँ वे वर वधू के रूप में खड़े रहेंगे या वे एक दूसरे का होंगे। इस पत्नियाँ दुल्हनें घूंघटों में आती थीं, घूंघटों में जाती थीं और परिवार में भी वे घूंघटों में ही होती थी। यहाँ तक कि माता पिता के सामने पति पत्नी आपस में बात करने
की भी जरूरत नहीं करते थे, का भी प्रावधान नहीं था। लेकिन आज की स्थिति जो है वह सर्वविदित है। वह कहने की ज़रूरत नहीं कि आज हम कितना बदल गए हैं, या यह दाम्पत्य जीवन या इसका जो मूल आधार वैवाहिक रस्म है उसमें कितना परिवर्तन हो चुका है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की परिभाषाएं भी बदल रही हैं, आदर्श भी बदल रहे हैं, हमारे लोकाचार भी बदल रहे हैं, और इस प्रकार उस सत्य को हमें स्वीकारना होगा। कवि किशोर की पंक्तियों के साथ मैं इन बातों का समापन करना चाहूँगा कि पूर्वजों के नाम की ये तख्तियाँ भारी, नई पीढ़ी की अगर गर्दन झुकाती है, कहेगा कौन इनको सुमिरनी कंकाल की ले लो, कहेगा कौन किरणों को लहर से तुम नहीं खेलो, स्वप्न इनके रचेंगी चिनगारियाँ ही, लोरियाँ तूफान ही जिनको सुनाते हैं, खिड़कियाँ दो खोल आने दो उन्हें जो कुल बुलाते हैं, द्वार पर आकर सुबह तुझको जगाते हैं। तो क्षितिज ने दाम्पत्य जीवन पर जो यह विमर्श आमंत्रित किया, इसमें सम्मिलित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिवादन करते हुए उनसे विदा लेना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि दाम्पत्य के आदर्श बदल सकते हैं, परिभाषाएं बदल सकती हैं, विचार बदल सकते हैं, लेकिन नर नारी का जो यह परस्पर एक संतुलित जीवन अभियान है वह सदा जिंदा रहेगा। या कहें कि जब तक इस सृष्टि को एक संतुलित व्यवस्था की आवश्यकता होगी तब तक नर नारी का परस्पर दाम्पत्य विधान कायम रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।